आज मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़े क्राइसिस के एज पर खड़ा है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका इसके पीछे खड़ा है। मिसाइल, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स एंड प्रॉक्सी वॉर्स, ये सिर्फ उनका कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है इंडिया के इकोनॉमी पे, ऑयल प्राइसेस पर और करोड़ों इंडियंस पे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक कन्फ्लिक्ट शुरू कहां से हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे और एक कहां तक चलेगा। बेसिकली इंडिया के इकोनॉमी और पब्लिक पे इसका क्या इम्पैक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस कन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें 40 साल पीछे जाना पड़ेगा। इन 1979 से पहले अमेरिका और ईरान एक अच्छे दोस्त थे और इजराइल और ईरान के भी अपने इंटरेस्ट थे, इनकी अच्छी बनती थी। पर 1979 सब कुछ बदल गया। ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और एक इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आई, जिसने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा। यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई। अमेरिका ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा एलाई बना लिया और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमास और बहुत ही छोटे और बड़े टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर आया न्यूक्लियर इश्यू और ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू की। इससे अमेरिका और इजराइल को लगा कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर बम बना सकता है। इसलिए उन्होंने 2015 में एक न्यूक्लियर डील की। बाद में कन्फ्लिक्ट की वजह से 2018 में ये डील अमेरिका ने तोड़ दी और ईरान पे बहुत ही हैवी सैंक्शन लगाए। तब से ही टेंशन की शुरुआत हुई एंड असैसिनेशन, साइबर अटैक, बॉम्बिंग एंड प्रॉक्सी वॉर। और ये कन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं हुआ और अंडरग्राउंड ये चलता ही रहा। 2023 के बाद ये सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पे अटैक किया और बदले में इजराइल ने गाजा पर मैसिव अटैक किया और ईरान ने हमास को सपोर्ट किया एंड हमास के एलाइज को सपोर्ट किया और एलाइज के थ्रू यमन, सीरिया और इराक के थ्रू हमास ने इजराइल पे अटैक बढ़ा दिया। इसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी वार जैसे सिचुएशन शुरू हुई। इजराइल ने सीरिया में ईरान के एयर बेस पर बम गिराए और ईरान ने इसका जवाब इनडायरेक्ट तरीके से दिया। 2024 और 2025 के अराउंड 2024 और 2025 के में ये फुल स्केल वॉर शुरू हो गया, डायरेक्ट अटैक शुरू हो गया। ईरान ने बहुत सारे मिसाइल इजराइल पे दागे और उसके काउंटर अटैक में इजराइल ने बहुत सारे ईरान के एयर बेसेस उड़ा दिए और अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट किया। बेसिकली सपोर्ट ही नहीं किया, अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे अटैक भी किया ईरान पे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार ये लगा कि अब फुल स्केल वॉर शुरू हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, बहुत सारे एयर रूट कैंसिल हुए और पूरी दुनिया टेंशन में थी। ये 3 कंट्री इजराइल, अमेरिका और ईरान का वॉर नहीं रहा, ये एक ग्लोबल पावर टेसल है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई है, दूसरी तरफ ईरान, चाइना एंड रसिया। इजराइल हमेशा ये मानता है कि इफ यू डोंट अटैक यू विल बी अटैक, अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो हमें अटैक कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट इजराइल हमेशा अटैक करता है यमन पे, सीरिया पे, ईरान पे। इसमें अमेरिका का सिंपल फंडा है, इजराइल को प्रोटेक्ट करो, ऑयल रूट्स पे कंट्रोल रखो और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल रखो। और इसमें चाइना और रसिया क्या चाहते हैं? अमेरिका का जो पावर बैलेंस हो कम हो और बिजनेसेस, ऑयल एक्सपोर्ट एंड ऑल द ग्लोबल बिजनेसेस वो सेफ रहे। इसलिए रसिया और चाइना इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करते हैं और इस सपोर्ट से एक ग्लोबल लेवल वॉर शुरू हो सकती है। इसी वजह से रसिया एंड चाइना
इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करते हैं। एंड इफ रसिया और चाइना ईरान को सपोर्ट करते रहे तो एक ग्लोबल बहुत सारे कंट्री का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए एक ग्लोबल वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन बन सकती है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ऑयल। दोस्तों, इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और मोस्ट ऑफ द ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और ये जो रूट है वो ईरान के बिल्कुल पास है। और अगर किसी वजह से ईरान को ये रूट, हॉर्मुज का रूट है, क्लोज करना पड़ा तो इंडिया में ऑयल की कमी होगी, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, गैस प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इंक्रीज। कंक्लूजन इज महंगाई बढ़ेगी, मिडिल क्लास सफर करेगा, परचेजिंग पावर कम होगी एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो एवरीथिंग विल स्ट्रगल। और तीसरा इसमें एस्पेक्ट है हमारे लोग। 90 लाख से ज्यादा इंडियन लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, कुछ इजराइल में भी रहते हैं। तो और बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज और रेमिटेंस के फॉर्म में इंडिया में भेजते हैं। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है उस केस में क्या होगा कि उनकी जॉब में प्रॉब्लम होगी, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी और इंडिया को इवैक्यूएशन प्लान भी करना पड़ सकता है, जैसे कि इंडिया ने यूक्रेन में किया था। क्योंकि हर एक कंट्री अपने सिटीजन को सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, इंडिया एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है इंडिया किसी का स्लेव नहीं है, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है, किसी कंट्रोल में नहीं है। इंडिया अपना डिसीजन खुद लेना चाहता है, बट इंडिया के इस सब कंट्री पे डिपेंडेंसी भी है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका पे इंडिया डिपेंड करता है फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एंड फॉर इजराइल ऑल्सो फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, विथ ईरान एनर्जी एंड ऑयल एंड विथ गल्फ कंट्री ऑल्सो ऑयल। इसलिए इंडिया एक कोई पर्टिकुलर साइड नहीं ले सकता। इंडिया हमेशा कहता है कि वी नीड पीस, स्टेबिलिटी एंड डायलॉग। क्योंकि इंडिया का मानना है कि वॉर से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। और इंडिया का ये अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। पहले कंट्री फर्स्ट कंट्री एंड रेस्ट एवरीथिंग विल कम लेटर, बाकी चीजें बाद में। आज के टाइम में ईरान, अमेरिका और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट है। इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है दिल्ली के पेट्रोल पर, मुंबई के एक्सपोर्ट पर और दुबई के जॉब पर और गोवा के महंगाई पर। ऑब्वियसली इंडिया इस वॉर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कुछ रिपल इफेक्ट एंड कोलेटरल डैमेज तो जरूर है इंडिया। इसीलिए इंडिया की जो बैलेंस डिप्लोमेसी है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बात करो और डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू चीजों को सॉल्व करो।